गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के विभिन्न थानों द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में 715 वाहनों का किया गया चालान। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 103 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें कुल 3,337 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 715 वाहनों का चालान किया गया। इसी कड़ी में शहर कोतवाली प्रभारी शशिचंद्र चौधरी के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने शहर के बड़ादेव, बवाली मोड़, गिरजाघर चौराहा, घंटाघर चौराहा, करतालपुर वनस्थान, पहाड़पुर तिराहे पर व्यापक पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चला रहे वाहन स्वामियों को पुलिसकर्मियों ने जागरूक करते हुए बताया कि जान बहुत कीमती है, अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही नशे की हालत में वाहन न चलाएं, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। इन छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर हम अपने आप को और अपने लोगों को जागरूक करते हुए सुरक्षित रख सकते हैं। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की प्रेरणा से नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से संस्कृति, पर्यटन एवं पर्यावरण विभाग के सहयोग से आयोजित 23वें पुस्तक मेले के उद्घाटन अवसर पर ऑनलाइन संबोधन में प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश कुमार मिश्रा ने कहा कि युवा नशा छोड़कर किताबें पढ़ें, इससे सभ्यता का विकास होगा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ पुस्तक मेले की निरंतरता इस बात का प्रमाण है कि आजमगढ़ के लोगों का साहित्य से गहरा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शुरुआत समिति के माध्यम से निकट भविष्य में दास्ताने पूर्वांचल का नाट्य लेखन एवं दास्ताने गोई के माध्यम से आज़ादी के नायकों की संघर्ष एवं गाथा जन जन तक पहुंचाई जाएगी। पुस्तक मेले का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि पुस्तक मेले में युवाओं की भागीदारी आजमगढ़ के बेहतर भविष्य का आश्वासन है। उन्होंने कहा कि जब समाज का युवा साहित्य पढ़ेगा वो निश्चित रूप से श्रेष्ठ भारत का निर्माता बनेगा। उन्होंने कहा कि नदियाँ गाती हैं, प्रकृति की रक्षा में साहित्य व सरजू मैराथन प्रकृति रक्षा में युवाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का प्रयोग है। जिलाधिकारी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं गंगा समिति से जुड़े वन विभाग एवं अन्य सदस्य विभागों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अभियान आजमगढ़ का दशा व दिशा बदलेगा। शिवली नेशनल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जैद नुरुल्लाह ने कहा कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत की किताबें एक छत के नीचे आने से अदबी संगम का दर्शन हो रहा है। हमें उम्मीद है कि यह परंपरा भविष्य में भी कायम रहेगी। इस अवसर पर मेले की थीम सॉन्ग मत काटो मुझे बड़ा दुखता है मेले के समन्वयक विकल्प रंजन द्वारा प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ के दिशा निर्देशों के अनुपालन में खंड विकास जहानागंज में विधिक जागरूकता के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण अभियान के तहत मेगा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर नागरिकों की समस्याओं को सुना गया तथा निस्तारण किया गया। नालसा द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं
आम जन के मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों एवं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से गरीब तथा कमजोर वर्ग लोगों को व महिलाओं को न्यायालय में चल रहे वादों में निःशुल्क अधिवक्ता दिया जाता है। वैवाहिक वादों में प्री लिटिगेशन के लाभ के बारे में भी अवगत कराया गया। इस अवसर पर घरेलू हिंसा, शराब आदि सामाजिक बुराइयों से दूर रहने को कहा गया। अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत द्वारा मध्यस्थता एवं स्थायी लोक अदालत के संदर्भ में लाभों के बारे में जागरूक किया गया। आजमगढ़ पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से ऐसे 102 मोबाइल को बरामद किया है जो पिछले 3 महीनों के अंदर गायब हो गए थे। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी ने सभी मोबाइल धारकों को उनके गायब मोबाइल को उनके सुपुर्द किया। गायब मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बता दें कि आजमगढ़ जिले में पिछले 3 महीनों के अंदर किसी न किसी कारण से कई लोगों के मोबाइल फ़ोन गायब हो गए। इस संबंध में मोबाइल स्वामियों ने अपने अपने क्षेत्र के मुकामी थाने में मोबाइल गायब होने या चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने भी इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अभियान चलाकर मोबाइल को खोजने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके लिए सर्विलांस टीम की मदद ली गई और देखते ही देखते एक एक कर गायब मोबाइल का पता लगाने में पुलिस सफल हो गई। पिछले 3 महीनों के अंदर गायब हुए कुल 102 मोबाइल को पुलिस ने बरामद कर लिया। इसके बाद बाकायदा पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां मोबाइल स्वामियों को बुलाया गया था। इस दौरान सभी मोबाइल स्वामियों को उनके मोबाइल को उनके हाथों में सुपुर्द किया गया। गायब मोबाइल पाकर स्वामियों के चेहरे खिल उठे। सभी ने आजमगढ़ पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि हमें अपने आजमगढ़ पुलिस पर गर्व है। बहुत सपोर्टिव आजमगढ़ पुलिस। मेरे मोबाइल 1 सितंबर को गायब हुई थी, उसका मैंने कंप्लेन किया। वो बहुत सपोर्टिव है। मेरा मोबाइल उन्होंने खोज के दे दिया, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। अच्छा, आपके मोबाइल की कॉस्ट क्या थी और ऐसे कितने लोग हैं आपके साथ? ऐसे तो यहाँ 102 लोग हैं और मेरी मोबाइल की कॉस्ट 1 लाख थी। S22 अल्ट्रा थी, सैमसंग की थी S22 अल्ट्रा। तो लास्ट टाइम क्या कहना चाहिए आप? बहुत थैंक्स है आजमगढ़ पुलिस के, आप लोग के। आजमगढ़ पुलिस के द्वारा खोए हुए मोबाइलों की बरामदगी का अभियान चलाया गया और पिछले 3 महीनों में जो मोबाइल खोए थे उसमें से 102 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए है। कीमत उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि इससे जुड़े जो इनके मेमोरीज़ हैं और जो इम्पॉर्टेंट डाटा जो रहता है वो इनको वापस मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा काम पुलिस ने किया और सर्विलांस टीम ने किया। मैं सभी लोगों को इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ। आजमगढ़ जिले के पत्तनपुर गांव के ग्रामीणों ने गलत तरीके से कोटे की दुकान को निरस्त करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सीमा के नाम से सरकारी राशन वितरण की दुकान आवंटित है। राशन का वितरण भी सही तरीके से किया जा रहा था, लेकिन कुछ लोग समूह की महिलाओं से सादे कागज पर हस्ताक्षर कराकर उस पर गलत आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान व एडीओ पंचायत की मिलीभगत से कोटे की दुकान को निरस्त करा दिया। क्षेत्रीय इंस्पेक्टर ई-पॉस्ट मशीन को भी उठा ले गए और कोटे की निरस्त होने की बात को बताया। इस बात की जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो न्याय की गुहार लगाने के लिए जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाए हैं। मांग किया है कि कोटे की दुकान को गलत तरीके से निरस्त किया गया है, जिसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि ग्रामीणों को सही तरीके से राशन का वितरण हो सके। सर, जहाँ पर कोटा चल रहा था वहाँ पर गलत तरीके से साइन करवा के और मशीन उसको उठा ले गए। कौन उठा के ले गया? जी, सप्लाई अधिकारी। उसके बाद उठा ले गए और एक कोटा दूसरे के यहाँ, मतलब कहीं कल फर्जी साइन करवा के कोटा दूसरे यहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा था। हम लोग को पता चला, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि जहाँ पर कोटा था वहीं पर कोटा रहना चाहिए। किसको ज्ञापन दिए हैं आप? सीमा नाम है उसका। ठीक है, यहाँ से क्या आश्वासन मिला है आपको? जी, बोल रहे थे कार्रवाई होगी। देखिए, आजमगढ़ शहर में भारत रक्षा दल द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों से प्रभावित होकर आवास विकास कॉलोनी के निवासी मोहम्मद फैसल ने अपनी मारुति कार भारत रक्षा दल को भेंट कर दिया। बता दें कि भारत रक्षा दल द्वारा विगत 25 वर्षों से जनहित में बहुत सारे कार्य, सफाई, सुंदरीकरण आदि किया जा रहा है। अपने कार्य और सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन के चलते भारत रक्षा दल लोगों का चहेता बन गया है। संगठन के पास समर्पित कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम
जो हर चुनौती से निपटने के लिए सदैव तत्पर रहती है। इन दिनों यह टीम सफाई के साथ मच्छरों के विरुद्ध भी अभियान चला रही है। विगत 15-20 दिनों से सुबह नाली में दवा छिड़काव तथा शाम को फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है। भारत रक्षा दल के कार्य से प्रभावित होकर मोहम्मद फैजल ने अपनी मारुति वैन भारत रक्षा दल को समर्पित कर सम्मानित करते हुए इसकी चाबी उन्होंने संगठन के हरकेश विक्रम श्रीवास्तव को सौंप दिया। इसे स्वीकार करते हुए हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि आपने जिस उम्मीद और भरोसे से हम लोगों का हौसला बढ़ाया है, हम लोग आपके विश्वास और प्यार का सदैव मान रखेंगे। इस अवसर पर महताब भाई, नसीम अहमद, लईक अहमद, रवि प्रकाश, अमित कुमार गुप्ता, हिमांशु सिंह, सुनील वर्मा, दीपक जायसवाल, नीरज वर्मा, हरि नारायण सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। और बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ कि ये आजमगढ़ जो है नगर पालिका जो क्षेत्र है वो गंदगी से पीड़ित है। नाली की ठीक तरह से सफाई और रोड की जो है वो मरम्मत भी नहीं करवा पा रहे हैं और इसलिए हमने चुना है हरिकेश भाई को, जो इस बार चेयरमैनी में खड़े हो रहे हैं। और इसकी वजह से मैंने उनको काम देखते हुए जो यहाँ पे काम करवा रहे हैं आजमगढ़ जो नगर पालिका में है, काम को देखते हुए उनको मैं अपनी मारुति वैन जो है और गाड़ी का नंबर 9387 मैं इनको समर्पित करता हूँ, ताकि आगे भविष्य में हमारे जो आजमगढ़ नगर पालिका में है वो अच्छे से काम कर सके और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मातवरगंज स्थित गुरुद्वारे में गुरु नानक की 553वें जयंती समारोह का आयोजन किया गया। गुरुवाणी सत्संग सुनने को श्रद्धालु सुबह से यहां जुटने लगे थे। गुरुद्वारे में कार्तिक महात्म की कथा सुनाई गई। इससे पहले नगर में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें मुख्य सिख समुदाय समेत भारी तादाद में हिंदुओं ने भी भागीदारी की। पूर्वाह्न 11 बजे से गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ का पारायण हुआ। गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी ने गुरु नानक जयंती पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु नानक का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को तिलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम महिता कल्याणदास और माता का नाम त्रिपिदा था। गुरु नानक के 3 उपदेश थे। पहला हक हलाला की कमाई करना, दूसरा बांट के खाना, तीसरा नाम जपना। उनके अनुयायी आज भी इन उपदेशों का पालन करते हैं। इसके बाद सभी ने मिलकर गुरुचरणों में अरदास की। इसके साथ ही देश की एकता, अखंडता, सबके भले की कामना से अरदास प्रार्थना की गई। अंत में लंगर प्रसाद भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने रोटी, सब्जी, चावल, दाल, बूंदी, सलाद, कड़ाव आदि का प्रसाद चखा। आजमगढ़ शहर में स्थित काजी गन हाउस के संचालक अरशद काजी के घर पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। इस दौरान 3 थानों की फोर्स मौजूद रही। जिले के शहर कोतवाली पुलिस के साथ ही बिलरियागंज व सिधारी थानों की पुलिस को जानकारी मिली कि 25,000 के इनामी काजी गन हाउस का संचालक अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस बल उसके घर जा धमकी, लेकिन संचालक नहीं मिला। बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र में एटीएस व स्थानीय पुलिस की मदद से हथियारों के अवैध सप्लायर 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें काजी गन हाउस के संचालक की मुख्य भूमिका सामने आई थी। पुलिस ने गन हाउस को सील कर दिया था, तो वहीं एसपी अनुरागार ने संचालक अरशद काजी के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया था। तभी से वह फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। आजमगढ़ जिले में भारत के सुप्रसिद्ध मसालों के निर्माता शुभम गोल्डी मसाले प्राइवेट लिमिटेड कानपुर का हाफिजपुर में डिपो का शुभारंभ बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। डिपो का उद्घाटन कानपुर से चलकर आए कंपनी के क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक अनिल आर्य ने दीप प्रज्वलन कर बताया कि कानपुर से शुरू होकर गोल्डी मसाले आज पूरे भारत में अपनी प्रसिद्धि की धाक जमा चुका है। देश के साथ विदेशों में भी गोल्डी मसाले की महक को बढ़ाने पर बल दिया। गोल्डी उद्योग समूह को कई बार केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। केंद्रीय उद्योग मंत्रालय द्वारा गोल्डी को सेन्योरशिप अवार्ड, लैब टेस्ट अवार्ड, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग रत्न अवार्ड प्राप्त हो चुका है।
लघु उद्योग मंत्रालय व कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदत्त नेशनल एसेंबलीज अवार्ड प्राप्त कर चुका गोल्डी उद्योग समूह नित नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। यहाँ पर आज जो गोल्डी मसाले का आज बड़ा हर्ष का दिन है कि हम लोगों ने आजमगढ़ में अपना एक गोल्डी मसाले का डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले से भी था, आज हमने डिपो का भी शुभारंभ किया है, जिससे 3 डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे, आजमगढ़, बलिया और मऊ। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे यहाँ से उनको माल डिस्पैच होगा। अभी तक ये कानपुर से माल आता था, अभी यहाँ से आजमगढ़ से माल जाता है। आजमगढ़ में एजेंसियाँ तो थी, फिर उसके बाद भी यहाँ पे खोली गई, इसको क्या उद्देश्य? एजेंसियाँ थी, आजमगढ़ में 2 एजेंसी हैं और उसके साथ हमने अपनी कंपनी के यहाँ पर डिपो खोला हुआ है। जो कानपुर से माल अभी तक सब डिस्ट्रीब्यूटरों को मिलता था, उसकी सुविधाओं के लिए डिस्ट्रीब्यूटरों को आसानी से माल मिले, टाइम से माल मिले और दुकानदारों को समय से माल मिल सके, उसकी सुविधा को हम लोगों ने और यहाँ पर बढ़ाया, जिसकी वजह से हमने अपना गोल्डी मसाले का डिपो यहाँ पर खोला हुआ है। जिले के दीदारगंज विधानसभा के परशुरामपुर गांव में स्थित अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प क्षेत्र के प्रसिद्ध समाजसेवी अबू फैसल ने किया। बता दें कि परशुरामपुर गांव में लगभग 50 वर्ष पुराना विद्यालय है, जो कि जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच गया। जर्जर भवन के यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे खुले आसमान के नीचे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हो गए। इस बात की जानकारी जब यहाँ पढ़ चुके महबूब पासवान को हुआ तो उन्होंने विद्यालय को सही कराने का बीड़ा उठाया। लगभग हर दरवाजे पर गए और ताकि कुछ मदद मिल सके। क्षेत्रीय सांसद और विधायक के यहाँ से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। थक हार कर वे समाजसेवी अबू फैजल से मिले तो उन्होंने विद्यालय की कायाकल्प करने का मन बनाया और उनके सहयोग से विद्यालय एक बार फिर अपने गति को पहुंच गया है। विद्यालय परिसर में समाजसेवी अबू फैसल का ग्रामीणों ने स्वागत किया और जमकर सराहना की। तो वहीं अबू फैसल ने भी पूर्ण सहयोग करने की बात कही। इस मौके पर उमाशंकर सरोज, ओम प्रकाश, रवि चौहान, यशवंत मास्टर, डॉक्टर शशिकांत, डॉक्टर मौर्य सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। तो मेरे यहाँ सबसे पहले मांगू बाबा आए कि हमारे यहाँ स्कूल जो है बिल्कुल गिर गया है, लड़के पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा कि आइए देखिए गांव वाले क्या सपोर्ट कर रहे हैं, जो कम होगा तो मैं पूरा कर दूंगा। तो इन्होंने बहुत दौड़ भाग करते करते मेहनत इन्होंने काफ़ी की, तो कुछ इकट्ठा इनके पास हुआ तो काम शुरू हो गया। फिर आए तो कहे कुछ और सहयोग कर दीजिए, तो फिर हमने कहा चलिए हम पूरा स्लिप उलिप करा के आपको दे रहे हैं। ये गए पहले संगीता आज़ाद जी के यहाँ, वहाँ से इनको निराशा लगी, वहाँ से वापस आए। फिर आए पप्पू राजभर जी के यहाँ, वहाँ से निराशा लगी, वहाँ से वापस आ गए। फिर इसका स्लिप 25 पिछले महीने में किया गया। तो इस 25 तारीख में यहाँ पे सारे लड़के अंदर स्कूल में इन्होंने आगमन कराया कि सारे लड़के आज से यहाँ पढ़ेंगे। आपके द्वारा क्या क्या सहयोग दिया जा रहा है अभी हमारे से द्वारा इनको पंखा दिया गया है, स्लेब का पूरा सिस्टम दिया गया है और 4 कंप्यूटर सेट देने का वादा किए हुए हैं कि 4 कंप्यूटर का सेट इनको दे देंगे। सरकारी मुआवजा कुछ मिलेगा कि नहीं? नहीं, कोई सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं, ना गांव के प्रधान ने कोई सहयोग किया। गांव के प्रधान बाधा डाल रहे थे कि ये ज़मीन हमारी है, इस पे आप कार्य ना करें। स्कूल में ही हम शुरुआती पढ़े हैं और आज ऐसी बुरी हालत है, बच्चे लोग जो है भीग रहे हैं और जो है ना धूप में जो है ना और पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए कुछ होना चाहिए, ऐसा हम अपने दिमाग में रखा। तो मास्टर से मिले कि मास्टर जी जो है ना आप लोग जो है गवर्नमेंट से कुछ इसका जो है इमदाद वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है, ये ज़रा पता लगा लीजिए। अगर होता होगा तो उसमें हम लोग और सहयोग करके जो है ना इसको करेंगे। तो उन्होंने गए जो है आजमगढ़ गए जो है ना, वहाँ पूरा जो है ना कोशिश किए, वहाँ आए बोले कि जो है ना नहीं हो सकता है। वो लोग गांव का प्रधान जो है वो तो जो है ना उल्टा जो है ना बोले इस स्कूल की ज़रूरत ही क्या है। ऐसा जो है ना मास्टर से भी झगड़ा किए, हमारे भाई जो है ना प्रकाश हैं उनसे झगड़ा कर दिए। जो ये हुआ कि भाई इसकी जो स्कूल की तो पहले जो है ना ज़रूरत ऐसी है कि ये हरिजन कल्याण विभाग से चलता है, इसको जो है ना तो ज़रूरी है। तो ऐसा कैसे बोलते हैं, तो उनका सहयोग तो नहीं मिला। जो तो ये गए वहाँ
और सांसद जी से भी मिले और विधायक से भी मिले, दोनों जगह से मिल करके आए। तो हम पूछे कि क्या हो गया, कुछ वो लोग देने के लिए तैयार हुए, तो बोले कि दोनों जन जो है ना एकदम हाथ ऊपर कर दिए कि हमसे नहीं हो सकता है। बोले कि हमारे को जो है ना निधि नहीं है। आजमगढ़ जिले में विगत 27 दिनों से चल रहे किसानों के धरने में शामिल होने जन आंदोलन की नेता मेघा पाटकर शामिल हुई, जिसमें जिले में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में मंदरी जमुआ में विगत 27 दिनों से महिलाओं और किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम अपनी जान दे देंगे पर ज़मीन नहीं देंगे। इस धरना प्रदर्शन के पक्ष में एक दिन पूर्व हरियाणा और उत्तराखंड के किसान नेता शामिल हुए थे और इसका विरोध किया था। किसान नेताओं ने सरकार व प्रशासन को चेतावनी भी दी थी। किसानों के पक्ष में जनसभा करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत भी आ रहे हैं। किसानों के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए जन आंदोलन की नेता मेघा पाटकर का कहना है कि प्रदेश में योगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार जनतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। आज देश में रोजगार जरूरी है। आजमगढ़ में विकास की गलत प्राथमिकता और अवधारणा के चलते देश के खेतिहरों का विस्थापन की त्रासदी भुगतनी पड़ रही है। पूरे देश के साथ वह यहाँ भी दिख रही है। आज आजमगढ़ को एयरपोर्ट की नहीं बल्कि कृषि मंडियों, शिक्षा केंद्रों की ज़रूरत है। एयरपोर्ट बनने के नाम पर यहाँ लोगों के हरी भरी खेत और आवास को उजाड़ने की साजिश चल रही है। पुलिस के बल पर आक्रमण किया जा रहा है। ऐसे तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं होता था। मेघा पाटकर ने सवाल करते हुए कहा कि जो कानून है क्या सीएम से लेकर डीएम तक किसी ने पढ़ा है? यह निर्णय किसने लिया? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। धरने पर बैठे किसानों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या यह लोग नक्सलवादी और माओवादी हैं? एयरपोर्ट को अडानी और अंबानी को दिया जाना है। मेघा पाटकर का कहना है कि हम आंदोलन को अहिंसक रखना चाहते हैं। किसानों के कारण ही केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कानून को बदलना पड़ा था। ऐसे में इन किसानों को न उजाड़े सरकार। किसान आंदोलन ने साबित किया कि किसानों मजदूरों की क्या ताकत होती है। एडीएम ये कह रहे हैं कि हम 80% लोगों की परमिशन के बावजूद ये कदम उठाए हैं और या कहाँ ये दिख रहे हैं 80% लोग जिन्होंने समर्थन किया है कि यहाँ एयरपोर्ट बने परमिशन के बावजूद? वही तो हम तो वही कह रहे हैं, उसके बिना इन्होंने आगे ढकेला है। जबकि इस कानून में स्पष्ट चित्र है कि भाई परमिशन चाहिए लोगों की, पर वो भी कैसे लेते हैं? आज अगर वो यहाँ कभी एक बार भी दर्शन देने नहीं लाए, ऐसा नहीं होता है। महाराष्ट्र में भी जब कांग्रेस सरकार थी या केंद्र में थी, हम किसी पार्टी में नहीं है, पर मैं कहूँ छठी मंजिल से नीचे उतरकर मंत्री हमारे बीच में बैठते थे। मुंबई में हो कि दिल्ली में हो, ऐसा क्या करना संभव नहीं है। डीएम साहब भी सर्वे किया गया, कुछ महिलाओं को भी पीटा गया है। ये ड्रोन सर्वेस कर रहे हैं आजकल। एक घर है तो उसमें कितने परिवार रहते हैं, ये क्या ड्रोन बता सकता है? आज स्वामित्व योजना जैसे मुद्दे हैं, जंगल के कानून के नियम बदल रहे हैं। आदिवासियों का जंगल दिल्ली में बैठकर किसी भी कंपनी को देना ग्राम सभा की मंजूरी के बिना, ये नए नियम कहते हैं। क्या ये देश को बचाने की बात है कि देश को ख़त्म करने की बात है? आपको एक और बताऊं कि इन्होंने जो एयरपोर्ट पहले ही बना दिया है, उस एयरपोर्ट का कितना उपयोग हुआ है इसकी भी जांच जरा आप माध्यमकर्ता करिए। आप भी तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन्स हैं। दूसरी बात ये कीजिए कि इस क्षेत्र में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो कितने लोग उस फ्लाइट में चढ़ने वाले हैं कि दूर दूर के लखनऊ के लोग यहाँ आकर बैठेंगे पैर पे? ये भी देखिए। हमें याद है एक अरुण जगह पर नदी थी और वहाँ एक नेपाल में एयरपोर्ट बन रहा था। हम जब देखने गए तो लोगों ने कहा कि जब से एयरपोर्ट बना है हमारा एक भी व्यक्ति एयरपोर्ट में हवाई जहाज़ में चढ़ा नहीं है। पूरा उसका मुद्दा विश्व बैंक को भी समझ में आया और उन्होंने उस प्रोजेक्ट का फंड रोक दिया, जैसे सरदार सरोवर का, नर्मदा का भी रोक दिया था। तो अगर हमारी सरकार नहीं समझती है कानून, संविधान और मानवीय अधिकार भी, जीने के अधिकार भी, तो फिर लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। डबल क्रॉस क्यों कर रही है यहाँ के स्थानीय प्रशासन? पब्लिक को अलग गुमराह कर रही है, शासन को अलग गुमराह। ये उनका तरीका है, ये उनका तरीका है और केवल अधिकारी नहीं, नेतागण इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। वो ऊपर से संदेश नहीं, आदेश देते रहते हैं और एक भी कागज इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जब लोगों को आधार कार्ड बनाना है तो 10 कागज मांगते हैं।